एपिसोड के स्टार्टिंग में वोनली जो कि बैल्कनी में फाइट कर रहा था, अपने बहन को अपने सामने से मरता हुआ देखकर अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और आ जाता है मुकेम के ऊपर हमला करने। और वो डिमोनिक हैंड्स ऑफ द क्रिम्सन किंग का इस्तेमाल करता है, पर उसे डाउन करने के लिए मुकेम को 1% पावर का भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। मुकेम कहता है लगता है कि यहाँ पर बस ऐसे यूजर्स मार्शल आर्टिस्ट भरे हुए हैं। अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर जिनमो सेम टाइम पर हैरान भी हुआ था और घबराया भी हुआ था। यूना तभी आकर उसे पकड़ती है और कहती है कि मैंने कहा था ना मेरे पीछे ही रहना। और वो जिनमू को अपने साथ ही लेकर मुकेम के टीम को मारते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर हाई रैंक पूरी घिर चुकी थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और आखिर साइलेंट नाइट अचानक यहाँ पर ऐसा क्यों आ गए और वो उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि आखिर वो लोग कौन है। उसे एक बार को तो जिनमू के ऊपर भी शक होता है कि उसने अटैक करवाया है, पर फिर वो जिनमू को देखकर सोचती है कि नहीं वैसा नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। हायरंग खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी उसे साइलेंट नाइट के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी और ये भी जानना होगा कि आखिर उन लोगों ने उनके ऊपर हमला क्यों किया। हायरंग फिर योनसो को कहती कि यहाँ पर सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है, उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो योनसो को उनके साथ बस सूचन और वोनली को ले लेने को कहती है और बाकी सबको यहाँ पर अबंडन कर देने को कहती है। यह बातें जिनमू सुन लेता है, जिस वजह से हायरंग अपना मुंह नीचे कर लेती है, पर वो योनसो के साथ इस कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजे पर जनरल मोक आ जाते हैं ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर पाए। हायरंग बाहर आकर सोच रही थी कि उन लोगों ने जिनमू का बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया था और उनके प्लान में उसका काफी बड़ा रोल होने वाला था, पर अब उन्हें ये सब छोड़कर मेरीलैंड वापस जाना होगा। पर उससे पहले उसे ये करना है कि सूचोन का यार किसी को भी पता ना चले। और वो इसके लिए एनवेलपिंग फैट ऑफ द हेवनली इल्यूजन का इस्तेमाल करता है। उसका इसे इस्तेमाल करता हुआ देखकर जिनमू पूरा हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रही थी बिना किसी टूल या फिर मीडियम के। और उसे इससे स्योमुन फैमिली के स्ट्रेंथ के बारे में भी एक आइडिया लगता है। यहाँ पर हायरंग की इल्यूजन टेक्निक की मदद से मुकेम को अपने आसपास सब कुछ सफेद दिख रहा था। हायरंग योनसो को कहती है कि मोस्टे जल्दी इल्यूजन से बाहर आ जाएगा, तो उन्हें उससे पहले यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरफ जनरल मोक के समय जितने भी यहाँ पर आए हुए थे सभी मारे जा चुके थे और उन्हें देखकर जिनमू सोच रहा था उन्होंने मरते हुए भी अपना फर्ज निभाया। उन्हें पता था कि उन्हें अबंडन कर दिया गया है, पर फिर भी उन्होंने लड़ाई करी ताकि हायरंग के पीछे कोई भी ना जाए। पर ऐसे किसी मास्टर के लिए जान क्या देना जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हो सकता है कि उन्हें ऑनर एंड ग्लोरी चाहिए थी, पर मरने के बाद इस सब का फायदा क्या है। और जिनमू के हिसाब से वो सभी कुत्ते के मौत मरे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ यूना सभी को मार चुकी थी। पर तभी मुकेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो हुआचन पैलेस की ओर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके सामने यूना और जिनमू खड़े हुए हैं, पर बाकी जो भी जिंदा बच पाए थे यहाँ से भागकर चले गए। मुकेंग जिनमू को कहता है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तब यहाँ पर आना, मैं तुमसे तभी फाइट करूंगा। मैं मेरे हर फाइट्स को ही एंजॉय करना चाहता हूँ और ऐसे भी मेरी टारगेट वो लड़की है। और वो यूना को कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर काफी खुशी हुई। यूना जिनमू को कहती है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। दूसरी ओर मुकेंग कह रहा था जबकि तुम उस औरत की एकलौती और आखिरी होप हो, मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब देखने के बाद उस औरत का रूह कांप जाए। मैं उसके डरे हुए रूप को देखना चाहता हूँ और तुम्हें उस औरत को ही ब्लेम करना चाहिए जिसके वजह से तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हो। और फिर वो ये कहने के बाद ही उनके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जिनमू बेहोश हो गया था और उसे जब होश आता है वो यूना को ऊपर उड़ता हुआ देखता है और कहता विच ऑफ द व्हाइट नाइट। साइलेंट नाइट में एक आदमी है जिसका नाम है रूलर ऑफ द नाइट, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और साइलेंट नाइट में 4 डीमन लॉर्ड भी है जो कि रूलर को सपोर्ट करते हैं, और वो है व्हर्लविंड ऑफ द डार्कनेस, ब्लैक गॉड ऑफ स्पीयर, बर्सर्कर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड विच ऑफ द व्हाइट नाइट। ये चारों रूलर के बिहाफ में काम करते हैं और इनमें ट्रिमेंडस पावर है। कंपैरिजन के लिए उनके पास 9 स्काइज जितनी पावर या फिर उनसे ज्यादा ही पावर है। जिनमू सोच रहा था कि मुझे पता था यूना नॉर्मल नहीं है, पर विच ऑफ द व्हाइट नाइट की डिसेंडेंट होगी मैंने सोचा नहीं था। दूसरी ओर मुकेंग यूना को कह रहा था मैं सरप्राइज हुआ हूँ, तुम इस बार मुझसे डर कर भाग नहीं रही जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। और यूना को भी ये बात पता है कि ज्यादा देर तक मुकेंग को रोक नहीं सकती, इसलिए वो जिनमू को यहाँ से जल्दी से भाग जाने को कहती है। पर वो पीछे मुड़कर देखते तो जिनमू पहले वहाँ से भाग गया था। यह देखकर मुकेंग भी उसका काफी मजाक उड़ाता है कि वो जिसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है उसने यहाँ से भागने से पहले एक बार भी उसके नहीं सोची। फिर मुकेंग को ज्यादा समय नहीं लगता यूना को हराने में और वो जल्दी उसके पकड़ में आ जाती है। मुकेंग कहता है कि तुम अपनी जान उस लड़के के लिए दे रही हो जिसने यहाँ से भागने से पहले तुम्हारे बारे में 2 सेकंड भी नहीं सोचा। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। पर यूना तो मन ही मन जिनमू को थैंक्स कह रही थी, क्योंकि जिनमू ही एक लौता है जिसने यूना की इतनी केयर करी है, उसका ख्याल रखा है। पर तभी अचानक मुकेंग के हाथ पर कोई कट लग जाता है जिसकी वजह से यूना हाथ से छूट जाती है और ये कट मारा था जिनमू ने अपने ब्लेड से। जिनमू कहता है माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उसे देखकर मुकेंग हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो।
जिनमू कहता है कि मैं हूँ जिनमू वॉन, नॉर्दर्न हेवनली सेट का 5th जनरेशन लीडर। और जिनमू का ये रूप देखकर यूना भी पूरी हैरान थी। उसे लगा था कि जिनमू यहाँ से भाग गया है, पर वो तो कहीं से ब्लेड लेकर आ गया। जिनमू से कहता है कि मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वहीं पर मुकेंग कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ स्ट्रेंज पावर्स है। और वो ये भी सोच रहा था कि उसके बॉडी अनकिलेबल से बनी है, तो अब ये हिल क्यों नहीं हो रही। और अपने अनकिलेबल बॉडी की वजह से ही सूचियों ने उसके ऊपर जो इंजरीज डाली थी वो सभी हिल हो गई है। पर उसे यह बात काफी सता रही है कि जिनमू के ब्लेड से लगा हुआ चोट हिल क्यों नहीं हो रहा। वहीं पर जिनमू भी काफी घबराया हुआ था, क्योंकि ये उसका पहला रियल कॉम्बैट है, और वो भी मुकेंग जैसे मॉन्स्टर के साथ। तो उसे नहीं पता है कि ये ब्लेड क्या कर सकती है और वो खुद भी क्या कर पाएगा। तभी मुकेंग कहता है कि उसे भी पहले जिनमू को मारना होगा, क्योंकि उसकी की काफी अजीब और अनसेटलिंग है। और फिर वो बड़े तेजी से जिनमू को पंच मारने आता है, जिससे कि जिनमू डॉज कर देता है। पर उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है। मुकेंग को इस बात से काफी गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पर मारता, जिस वजह से पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। मुकेंग फिर बिना रुके उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, पर उन सभी को ही जिनमू डॉज कर रहा था। पर उसका एक भी डॉज कन्विंसिंग नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो बाल बाल बच रहा है। फिर हमें स्योमू और एक गार्ड ग्यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि किस तरह बच गए थे, और वो दोनों भी सेक्ट की ओर जा रहे हैं। पर ग्यूजिन वहां से डर के मारे भाग जाता है। स्योमू से रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। तभी वो साइड के झाड़ियों में किसी को देखता है, और ये था जेंग, जो कि डर के मारे यहाँ पर छुपा हुआ है। जेंग बताता है कि उनके ऊपर कुछ उल्फ वास्टर ने हमला कर दिया है, जिनसे वो किस तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर छुपा हुआ है, पर अच्छा होगा कि वो यहाँ से निकल जाए। पर स्योमू जेंग को रोकता है, क्योंकि उसका कहना यह था कि जिन लोगों ने अपनी जान दी है वो उनके कॉमरेड्स हैं, जो कि उनके ऊपर भरोसा करते थे, तो उन्हें एटलीस्ट वापस जाकर बदला तो लेना ही पड़ेगा। पर जेंग, जो कि काफी डरा हुआ था, यहाँ से भागने की ही बात कर रहा था, क्योंकि उसे अभी अपने सामने मौत दिखाई दे रही है। स्योमू जेंग के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि जिन लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया, जो लोग ग्रुप के प्रति इतने लॉयल थे, जेंग को एटलीस्ट एक लीडर के तौर पे इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और जाकर उसे एटलीस्ट लड़ाई करनी चाहिए। पर जेंग इस सब के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा, और उसे यहाँ से कैसे भाग सकते हैं उसकी पड़ी है। इस वजह से स्योमू से लात भी मारता है और कहता है कि तुम एक नंबर के बादशाह हो, और वो ये कहकर आगे बढ़ जाता है सेक्ट की ओर। सेक्ट में यूना जिनमू के साथ फाइट करता हुआ देखकर सोच रही थी, क्या ये वही जिनमू है जिसे कि मैं जानती हूँ? क्या वो इतने समय तक अपने स्किल को छुपाता हुआ आ रहा था? पर यूना को जो बात काफी चौंका रही है, वो बात यह है कि वो कोई भी की को फील नहीं कर पा रही। तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिनमू कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। मुकेंग तभी कैओटिक रेन ऑफ डेस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि एक ही बारी में जिनमू मारा जाए। जिनमू ये देखकर काफी घबरा गया था, क्योंकि अगर वो पूरे एरिया को सेंस भी कर पाएगा तभी उसे लग नहीं रहा है कि वो मुकेंग के हर हमले को डॉज कर पाएगा। तभी हमें स्योमू को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट पहुंच चुका था, और सेक्ट की हालत देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई थी, ये जगह पूरे बैटलफील्ड में बदल गई है, और हुआचोन पैलेस, जो कि यहीं पर ही खड़ा हुआ था, पूरा तबाह हो चुका है। उसे तभी वहीं पर योपोल मिलता है, जो कि मरने के कागार पर है। ये देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है, और वो जाकर योपोल को पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं अंदर के गुस्से का क्या करूंगा। दूसरी ओर जिनमू की नजर तभी यूना के ऊपर पड़ती है, जो कि काफी बुरी स्थिति में थी। जिनमू सोच रहा था कि उसे जल्दी से यूना को लेकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मुकेंग के हमले की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तभी उसे वॉल ऑफ 10,000 शैडोज की एक टेक्निक याद आ जाती है, जिसमें शैडोड ब्लेड बोथ गॉड एंड डीमंस को सिलेक्ट कर सकता है। इसलिए वो शैडो ब्लेड ऑफ द एंड वेव्स ऑफ डेस्ट्रक्शन को यूज करने की सोचता है, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में योपोल, जो कि मर चुका था, उसका ब्लेड स्योमू ले लेता है, और वो अपने सामने चीजों को बर्बाद होता हुआ देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि उसे भी पता है कि ऐसा ही कुछ होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर तभी अचानक स्योमू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर जिनमू के ऊपर पड़ी थी, जो कि बड़ी तेजी से यूना के सामने आ जाता है और उसके सामने ही रहकर हर हमले को रोकता है। और ये देखकर मुकेंग और स्योमू दोनों ही काफी हैरान थे। स्योमू तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये जिनमू है, जो कि शैडो की तरह मूव कर पा रहा है। जिनमू फिर उसके हमले को रोकने के बाद खुद हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसको आता हुआ देखकर मुकेंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने उसकी मौत आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। वो कोई आम लड़का नहीं है, उसके पास शेर की तरह बड़े बड़े दांत तो नहीं है, पर वो कोई शेर से कम भी नहीं है। पर मुकेंग यहाँ पर हार नहीं मानता और जिनमू के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से जिनमू जाकर दूर गिरता है। मुकेंग फिर बताता है कि वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, और वो पूछने ही जा रहा था कि जिनमू ने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका बॉडी में एक बड़ा कट लग चुका है, और उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। और वो सोचने लग जाता है कि आखिर जिनमू ने उसके साथ ये कब कर दिया।
यहाँ पर जिनमो जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसे सांस भी लिया नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह भी यहाँ पर अपने लिमिट तक पहुंच चुका है, तो वह भी क्या करेगा। मुकेंग वहीं पर सोच रहा था अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस की वजह से ही उसे ये बॉडी मिली है जो कि इमॉर्टैलिटी के सबसे ज्यादा करीब है। इसलिए उसके बॉडी में कितने ही कट क्यों न लग जाए, कितनी हड्डियां क्यों न टूट जाए, वो हमेशा ही बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। पर मुकेंग को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर जिनमो के दिए हुए हमले की वजह से जो घाव हुआ है वो आखिर हील क्यों नहीं हो रहा, जबकि दूसरे सारे इंजरी हील हो चुके हैं, जैसे कि सूचियोन के हमले के इंजरी। मुकेंग फिर जिनमो के पास आ जाता है और उसको कुचलने की धमकी देकर पूछता है ये कौन से मार्शल आर्ट्स है और उसने ये कहाँ से सीखी है। मुकेंग फिर ये भी बताता है कि उस उन फाइट्स में ज्यादा मजा आता है जिसमें उसकी जान सही में खतरे में आ जाती है, पर उसे जिनमो को मारने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, जिस वजह से और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है उसे मारने के लिए। ये सब देखते हुए यूना उसके ऊपर आकर हमला कर देती है ताकि जिनमो को किसी तरह बचाया जा सके। पर मुकेंग उसके ऊपर इजीली हमला करके उसे साइड कर देता है और कहता है शायद तुम्हें पहले मरना चाह रही हो। और फिर वो यूना के ऊपर हमला करता है और फिर जिनमो के ऊपर भी हमला करने जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर कोई और आकर हमला कर देता है और इस तरफ सारिंग आ चुका था यूना को बचाने के लिए। मुकेंग यहाँ पर कह रहा था तो आप यहाँ पर आ गए, और ये थी विच ऑफ द व्हाइट नाइट ज्यूम यांग। यांग यूना का यह हाल देखकर मुकेंग को कहती है कि मुकेंग को कभी इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। तो मुकेंग बताता है कि साइलेंट नाइट ही थी जिसने कि उसे क्रिएट किया है। यहाँ पर सारिंग यूना से माफी मांगता है लेट होने के लिए। सारिंग यूना को देखकर सोच रहा था यूना को एक शांत दिमाग चाहिए जो कि हर समय पर अच्छे से डिसीजन ले पाए, जिस वजह से उसे 5 वर्ल्डली डिजायर्स एंड 7 ह्यूमनली इमोशंस को छोड़ना होगा। पर जिनमो की वजह से यूना के मन में उसके लिए इमोशंस क्रिएट हो चुके हैं और इस वजह से ही आज वो इस हाल में है। पर सारिंग के हिसाब से यूना को कभी इस हाल में होना नहीं चाहिए था, और सारिंग मानता है कि मुरीम वर्ल्ड में वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो कि अपने इनर एबिलिटीज को छुपाता है। और ऐसे भी नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट साइलेंट नाइट की मॉर्टल एनिमी है। सभी को लगा था कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर जिनमो के पावर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और वो आगे जाकर एक खतरनाक बिस्ट बन सकता है जो कि साइलेंट नाइट के आगे एक बड़ी थ्रेट रखेगी। इसलिए उसे अभी यहाँ पर मारना होगा, और वो जिनमो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी यूना आगे से आ जाती है और कहते हैं कि नहीं सारिंग रुक जाओ, उसने कुछ भी गलत नहीं करा है, ये सारी गलती मेरी है। यूना आगे बताती है कि वही यहाँ पर बिना परमिशन के रहने आई थी और जिनमो ने उसे बिना कोई सवाल पूछे यहाँ पर रहने दिया, उसकी मदद करी और उसने रिटर्न में कभी कुछ नहीं मांगा। और ऐसा कुछ उसके लाइफ में पहली बार हुआ है जब उसे किसी ने इतनी काइंडनेस और अफेक्शन दिखाई है। सारिंग समझाने की कोशिश करता है कि जिनमो अपने पावर्स को छुपा रहा था तो वो आगे जाकर फ्यूचर में ग्रेट थ्रेट बन सकता है। पर यूना बताती है कि जिनमो ही था जिसने उसकी जान बचाई है, और इसी वजह से सारिंग रुक जाता है और वो यूना को एक गॉडली पील ऑफ रिकवरी देता है जो कि घाव को हील करने में सबसे बेस्ट होती है। फिर हमें मुकेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि जिनमो के हमलों के बाद से ना ही उसके घाव हील हो रहे हैं और ना ही अभी यांग की वजह से आए हुए घाव हील हो रहे हैं। यांग फिर बताती है कि पिछली बार मुकेंग सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि उसने छुप कर वार किया था, पर एक नॉर्मल फाइटिंग सिनेरियो में जब दोनों एक दूसरे के सामने से ही वार करते हैं तो मुकेंग जो कि अनडाइंग फ्लेम्स ऑफ केओस का इस्तेमाल करता है वो यांग के सामने कोई काम नहीं आएगी। और वो ये भी कहती है कि वो कभी उसे 2 बार हार नहीं सकती, और बस ये कहते यांग मूनलाइट रोटेशन का इस्तेमाल करती है। मुकेंग बताता है कि उसे क्रिएट करने का बस एक ही रीजन है और वो है उन जैसे लोगों का शिकार करना, और वह मुकेंग द ग्रेट डीमन ऑफ केओस है, तो वो यहाँ पर हार नहीं सकता। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करते हैं और एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और इससे जिनमो बेहोश हो गया था। पर उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि यांग उसके सामने खड़ी हुई है और मुकेंग यहाँ से जा चुका है। यांग जिनमो को देखकर पहचान जाती है कि वही नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी है, और उन्होंने अपने सामने उसके पावर को भी देखी जो कि वो कब से छुपाता हुआ आ रहा था। वो दिखाता था कि वो टाइगर का बच्चा है जो कि पूरा अकेला हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक फुल ग्रोन ग्रेट टाइगर बन चुका है और उन्हें ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि अगर उन्होंने जिनमो को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो इसलिए उसे अभी यहाँ पर ही मार देना उचित होगा। पर तभी यूना अपने मास्टर के सामने आकर उन्हें रुकने को कहती है, पर यांग बताती है कि जिनमो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी है जो कि उनके मॉर्टल एनिमीज यानी जानी दुश्मन है। यूना बताती है कि जिनमो को उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है और उसने इससे पहले ना ही कोई सवाल किया है और ना ही कुछ मांगा है, तो वह यहाँ पर अपनी पहली और आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि यांग जिनमो को कुछ भी ना करे, उसे छोड़ दे। यांग सोच रही थी कि यूना ने इससे पहले कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी है और ये सब चेंजेस यूना के अंदर आए हैं जिनमो की वजह से। यूना तो ये बो डाउन भी कर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी यांग का फ्लैशबैक आता है जिसके बाद वो रिक्वेस्ट को मान जाती है, पर वो यूना को बताती है कि उसे भी अल्टीमेट टेक्निक सिल्वर लाइट ऑफ द आइस क्रिस्टल को सीखनी पड़ेगी।
सारुंग ये बातें सुनकर सोच रहा था कि मास्टर हियांग जो कि इस टेक्निक को सिखाने के लिए कब से हेजिटेट करे जा रही थी, उन्होंने फाइनली एक्सट्रीमली डेंजरस टेक्निक को सिखाने के लिए हाँ कर दिया है। यूना फिर जाने से पहले वही पिल जिनमू को देती है जो कि उसे सारुंग ने दिया था। जिनमू फिर यूना से माफी मांगता है अपने एम्ब्रेसिंग साइड को दिखाने के लिए, पर यूना उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसे अभी वापस जाना होगा। जाने से पहले हियांग जिनमू को वार्न करती है कि अगर वो फिर से कभी यूना के सामने भी आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो ये भी कहते हैं जैसे जिनमू उनके वार्निंग्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। उसके बाद हियांग, यूना और सारुंग वापस चले जाते हैं और जिनमू कसम खाता है कि वह भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। फिर हमें सियोमू को दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर पूरा ही सरप्राइज था। उसे ये तो पता था कि जिनमू कोई आम लड़का नहीं है, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका लड़ने के स्किल को देखकर सियोमू को गूज़बम्प्स आ रहे थे, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिनमू को भी ऐसा स्किल भी एक्वायर कर पाएगा। और उसे भी भरोसा हो गया है कि नॉर्दर्न हेविली सेट के ऑयल और स्ट्रेंथ को पास ऑन कर दिया गया है। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने अभी तक अपने पावर को छुपा कर क्यों रखी। उसे तभी याद आता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था उसे किसी का साउंड सुनाई दे रही थी जो कि उसे गाइड कर रहा था, और वो समझ आता है कि ये काम जिनमू का ही था जो कि उसे गाइड कर रहा था। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों करेगा। यहाँ पर जिनमू उठकर जाने लगता है, जो देखकर सियोमू सोच रहा था वो कहाँ पर जा रहा है और उसका प्लान क्या है। जिनमू जो कि सियोमू को कब से नोटिस कर चुका था उसे कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी यहाँ पर मार दो, ये सबसे अच्छा मौका है। पर सियोमू कुछ भी नहीं कहता और फिर जिनमू चला जाता है टूटे हुए घर में जो कि थोड़ा बहुत बचा हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद सियोमू साफ सफाई का काम करता है और जितने भी लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार करता है। फिर 5 दिन बाद जाकर जिनमू घर से बाहर आता है और वह बाहर आते उस पत्थर को अपने साथ ले लेता है जो कि उसे मिस्टर हुआंग ने दिया था। सियोमू से पूछता है कि क्या वो कहीं जा रहा है, तो जिनमू बताता है कि अभी ये जगह रहने लायक नहीं बची है। सियोमू सोच रहा था कि जल्दी सेंट्रल हेविल एयरलाइंस की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने, और उन्हें मुकेंग और साइलेंट नाइट के दोबारा आने की बात पता चल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें जिनमू के बारे में भी सब कुछ पता चल जाए। सेंट्रल हेविल एयरलाइंस सबको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेगी, और सियोमू जो कि सबसे डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, पर क्योंकि वो यहाँ के सॉल सर्वाइवर है तो उसे जितना ज्यादा हो सके जानकारी हासिल करने की कोशिश करी जाएगी। जिनमू फिर सियोमू से पूछता है कि तुम अभी क्या करोगे, तो सियोमू बताता है कि उसे सेंट्रल हेविल एयरलाइंस में कुछ काम है। पर जिनमू से कहता है कि अगर सेंट्रल हेविल एयरलाइंस में ऐसे अकेले वापस जाएगा तो सेंट्रल हेविल एयरलाइंस उसे जानकारी हासिल करने के लिए उसे टॉर्चर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। सियोमू बताता है कि उसे ये बात पता है, और वह फिर कसम भी खाता है कि जिनमू के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा। और फिर वो अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है, पर उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि नॉर्दर्न हेविल सेट के ग्रेट लीडर्स जिनको कि वो एडमायर करता आया है उनका वंश जैसा निकलेगा, उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। जिनमू उसके बातों को समझता है और कहता है कि अगर वो भी उसकी जगह पर होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता, और जिनमू उसे इसके लिए माफ कर देता है। और सियोमू से थैंक्स कहता है उसे माफ कर देने के लिए और पहले उसे सही दिशा दिखाने के लिए। जिनमू कहता है अच्छा वो कुछ खास नहीं था। सियोमू तभी बो डाउन कर कहता है कि अभी से जिनमू को अपने लॉर्ड के तौर पर ही स्वीकार करता है और वही उसके इकलौते लॉर्ड होंगे, जिसके लिए वो अपने जान देने को भी तैयार है, क्योंकि सियोमू को दिखाई दे रहा है कि जिनमू ही नॉर्दर्न हेविल सेट को रिवाइव कर सकता है। और इस एरा में जब सभी लोग झूठ का धोखे का सहारा लेते जा रहे हैं, बस जिनमू यहाँ पर अकेला है जो कि सच का साथ देता है और उसके पास काम करने का स्ट्रॉन्ग विल भी है। जिनमू फिर सियोमू को उठने को कहता है और उसे अपने कॉमरेड के तौर पे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि आज से तुम मेरे फर्स्ट स्वॉर्ड बनते हो थे। मिस्टर हुआंग की आंखों में तो ये सब देखकर आंसू ही आ गए थे। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर हुआंग जो कि सेट की ये खबर सुनकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। मिस्टर हुआंग पहले जिनमू की खबर पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया, और वो माफी भी मांगते हैं कि उन्हें आने में काफी देर हो गई। उसके बाद जिनमू मिस्टर हुआंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था और सियोमू यहाँ पर ही रहेगा क्योंकि वो सेंट्रल हेविल एयरलाइंस के लिए काम करता है और उसका काम है यहाँ पर रहकर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। जिनमू से कहता है कि उसे पता नहीं उसे आने में कितने समय लग जाएंगे, पर सियोमू कहता है कि उसके लिए सब मैटर नहीं करता, उसे जितने ही दिन महीने या फिर साल क्यों ना लग जाए वो इंतजार करेगा। और वो मिस्टर हुआंग को भी कहता है जैसे वो जिनमू का काफी अच्छे से ख्याल रखे। दोनों फिर अपने सफर पर निकल जाते हैं और सियोमू सोच रहा था ड्रैगन निकल चुका है अपने पंखों को पाने के लिए और वो तब तक यहाँ पर रहकर इंतजार करेगा और फ्यूचर की तैयारी करेगा, और वो वहीं पर ही बैठकर मेडिटेट करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सेंट्रल हेविल एयरलाइंस की तरफ से एक टीम पहुंच जाती है जो कि वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से आई थी, क्योंकि हायरंग एंड बाकी सब वहीं पर ही भाग कर गए थे। इस टीम को वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड के जनरल यांग मानचोक लीड कर रहे हैं। मानचोक आते ही पहले पूछते हैं कि सियोमू कौन है, तो सियोमू अपना बेस दिखाता है और बताता है कि थर्ड मर्सनरी ग्रुप का मेंबर है। और फिर आगे सवाल पूछने पर सियोमू बताता है कि वह यहाँ का एकलौता सर्वाइवर है
और नॉर्दर्न हेवनली साइड का उत्तराधिकारी मोस्ट लाइकली मर चुका है। मेनचोक पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता, क्या उसने अपने आंखों से ये सब कुछ देखा है। तो सियोमू बताता है कि उसने जिन्मू को जलते हुए मलबे के नीचे पड़ा हुआ देखा था, पर उसके बाद क्या हुआ होगा उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेनचोक फिर अपने टीम को ऑर्डर देता है सियोमू के अरेस्ट करके वेस्टर्न स्ट्रॉन्गहोल्ड को भेज देने को, जहाँ पर उससे पूछताछ करी जाएगी। पर अभी इस जगह को सर्च करने के लिए मेनचोक अपने ग्रुप को 2 टीमों में डिवाइड करता है। पहले टीम को लीड करेगा सेंगचुन और दूसरी टीम को लीड करेगा सियो। सेंगचुन का काम है अपनी टीम के साथ बॉर्डर को सिक्योर करना और सियो और उसका टीम का काम है जगह को अच्छे से सर्च करना और जिनके बॉडीज जल गई है उन्हें भी रिकवर करना। सियोमू को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और सियोमू को उसे पता है कि एक बार वो वेस्टर्न स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच गया उसे साइलेंट नाइट के बारे में और वो कैसे बचे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पर आखिर क्या क्या हुआ था और जिन्मू के बारे में भी सच क्या है जानने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो ठीक है, उसे फिर से सेंट्रल हेवन एलायंस को ज्वाइन करने दिया जाएगा। पर अगर उन्हें लगता है कि ये झूठ कह रहा है या फिर उसके झूठ पकड़ी जाती है तो उसे पूरे लाइफ टाइम के लिए जेल भेज दिया जाएगा। पर उसे जो भी हो जाए अपना फोकस नहीं खोना है। सियोमू फिर मेनचो को कहते हुए सुनता है कि उन्हें कुछ भी करके सबूतों को इकट्ठा करना ही होगा ताकि उन्हें साइलेंट नाइट के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। पर सियोमू को पता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने सारे सबूतों को मिटा दी है और अब सब कुछ जिन्मू के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर सीन कट होता है जिन्मू और मिस्टर हुआंग के ऊपर, जो कि कई दिनों तक आगे बढ़ने के बाद जियोका माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं। पर ये ऐसा माउंटेन्स है जहां पर रहना सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। पर जिन्मू यहीं पर ही रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे बस मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ही करनी है और ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर ह्यूमन्स ट्रेनिंग कर सकता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर रहने की वजह से पूरी दुनिया को लगेगा कि उसकी डेथ हो गई है। पहले लोगों को इसको लेकर डाउट तो होगा पर धीरे धीरे वो सारे डाउट भी चली जाएगी क्योंकि इस दुनिया के लोग काफी क्रूएल और हार्टलेस है। मिस्टर हुआंग फिर कहते हैं कि वो जाकर 4 महीने की सप्लाईज ले आते हैं ताकि जिन्मू को रहने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए और इससे पहले मिस्टर हुआंग ने जो भी करा इसके लिए जिन्मू उन्हें थैंक्स कहता है। पर मिस्टर हुआंग अभी भी इसे अपनी ड्यूटी मानते हैं जो कि उन्हें पूरी करनी है और वो चाहते हैं कि जिन्मू सबके बारे में ना सोचकर अपने ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करे और यहाँ से उसके टॉपर जाने का सफर शुरू होगा। फिर हमें एक मर्चेंट ग्रुप व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में बताया जाता है जो कि टॉप 10 मर्चेंट ग्रुप में आती है और इन लोगों के पास इतना पैसा है कि इंपीरियल फैमिली को भी उनके डिमांड के आगे झुकना पड़ता है और उनके ब्रांचेस हर जगह पर फैले हुए हैं जिस वजह से देश पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। पर ये ब्रांचेस इतने बड़े हैं कि खुद ही अपने दम पर चल सकते हैं। पर फिर भी इन सभी का एक हेडक्वार्टर है जो कि है नैनजू में, जहाँ पर पूरे शहर पर ही उनका कंट्रोल है। नैनजू में हर किसी को व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में पता है और हर कोई किसी न किसी तरह इससे जुड़ा हुआ है। जिस लेडी ने इस ग्रुप को फाउंड किया था उनका नाम है नो ताई ताई, पर वो इस बार बहुत सालों बाद समिट मीटिंग में पहली बार आई है और यह है ह्यूम्यूंग, उनका बड़ा बेटा जो कि अभी फैमिली लीडर है जिनके ऊपर व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट का पूरा भार दिया गया है। और शायद ही कोई होगा व्हाइट ड्रैगन ट्रूप में जो कि उनसे ज्यादा व्हाइट ड्रैगन ट्रूप के बारे में फिक्र करता है। और उन्होंने अपनी मदर मैडम ताई ताई को बचपन से मदद करी है इस ग्रुप को अच्छे से तैयार करने में। मैडम ताई ताई फिर कहती है कि उन्होंने सुना है ऊनम की हालत कुछ ठीक नहीं है। सियोइन जो कि उनकी बेटी है उन समय पता चलता है कि 7 साल पहले सभी ऊनम से विड्रॉ करना चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत ही दूर है जिस वजह से इसे मैनेज कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। पर मैडम ताई ताई के तीसरे बेटे जामयुंग ने उन्होंने सब कुछ करा जिसकी वजह से ऊनम में ब्रांच बन पाई और एक अच्छा कनेक्शन भी बना रहा। जामयुंग मैडम ताई ताई को कहते हैं कि अगर ऊनम में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उन्हें वहां पर जाकर इसे रिजॉल्व करना चाहिए। पर ह्यूम्यूंग कहते हैं कि अगर जामयुंग ऊनम जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ लॉसेस सहने पड़ेंगे, इसलिए उनके हिसाब से किसी और को ही ऊनम में भेजना चाहिए। पर जामयुंग आर्गुमेंट देते हैं कि मैंने ही ऊनम को एस्टेब्लिश किया है तो उसके बारे में जो भी होता है मुझे समझना चाहिए और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे जाकर रिजॉल्व करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। ह्यूम्यूंग को भी पता है कि जामयुंग इस काम के लिए सबसे बेस्ट जिन्हें कि ऊनम भेजना चाहिए, पर उन्हें नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हुआ किस तरह का खतरा उनका इंतजार कर रहा है, तो वो अपने भाई को ऐसी किस जगह पर जाने देना नहीं चाहते। पर आज यहाँ पर मैडम ताई ताई मौजूद है जो कि एक अनबाइस्ड डिसीजन देंगी, तो ह्यूम्यूंग का चुप रहना ही ठीक होगा। उसके बाद मीटिंग में डिबेट होने लगती है कि आखिर ऊनम में किसे भेजा जा सकता है और डिबेट में सारे लोग 4-5 लोगों का नाम लेते हैं, जिस वजह से मैडम ताई ताई जामयुंग से पूछती है कि क्या वो सच में ही जाना चाहते हैं, तो जामयुंग बताते हैं कि वो इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। पर अब सवाल आता है कि वो अपने साथ किसे लेकर जाएंगे, तो जामयुंग बताते हैं कि वो डेप्यूटी गार्ड्स को अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं जिनके जनरल है इनग्योल, और उन्हें भरोसा है कि अगर वो उनके साथ होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो हर प्रॉब्लम का डटकर सामना कर पाएंगे। मैडम ताई ताई कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे लेकर जाते हैं, उन्हें बॉडीगार्ड हुआंगचोल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो काफी भरोसे वाले आदमी है और किसी इमरजेंसी में वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए। हुआंगचोल मतलब यहाँ पर मिस्टर हुआंग की बातें हो रही है। उसके बाद सभी वापस चले जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। पर मैडम ताई ताई और ह्यूम्यूंग बैठे हुए थे
ह्यूमिंग बताते हैं कि उन्हें जामियों की काफी चिंता हो रही है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें में सिचुएशन क्या है, और यही चिंता मैडम ताई ताई को भी हो रही है। तो अगर वही लोग डरकर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप में उनकी रेस्पेक्ट काफी कम हो जाएगी। और ऐसे समय में मेन फैमिली का ही काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करना, और उन्हें जामियों के ऊपर भरोसा है कि वो अच्छा करेंगे। मैडम ताई ताई फिर ह्यूमिंग को जाकर मिस्टर हुआंग को भेजने को कहते हैं। ह्यूमिंग फिर जाते हैं मिस्टर हुआंग को बुलाने, और वो सोच रहे थे कि मिस्टर हुआंग को स्पेशल मार्शल आर्टिस्ट नहीं, एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट है, और उनके पास ऐसी कोई एबिलिटी भी नहीं है जो कि उन्हें दूसरों से अलग करती हो। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मदर यानी मैडम ताई ताई उन पर इतना भरोसा क्यों करती है। ह्यूमिंग फिर मिस्टर हुआंग के पास जाते हैं जो कि एक बच्चे मूनजंग को ट्रेनिंग दे रहे थे। ह्यूमिंग उन्हें बताते हैं कि मैडम ताई ताई उनसे मिलना चाहती है, और मिस्टर हुआंग जल्दी से मैडम ताई ताई से मिलने जाते हैं। और उनके बातों से हमें पता चलता है कि मैडम ताई ताई की वजह से ही वो यहाँ पर एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं। मिस्टर हुआंग फिर पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो मैडम ताई ताई बताती है कि जामिंग उन्हें जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जगह को एस्टेब्लिश करी है और ये उनकी ड्यूटी है कि उस सिचुएशन को जाकर ठीक करेंगे। इसलिए मैडम ताई ताई चाहती है कि मिस्टर हुआंग उनके साथ ही जाएं, और इस सब के पीछे एक रीजन है। 7 साल पहले जब ह्यूमिंग एक डेंजरस सिचुएशन में फंस गए थे तो वो उस जगह से निकलने में कामयाब हुए थे, और फिर 5 साल पहले जब मैडम ताई ताई क्रिटिकल सिचुएशन में थी वो काफी चमत्कार तरीके से बच पाई थी, और इन दोनों समय में मिस्टर हुआंग उनके साथ ही थे। इसलिए मैडम ताई मिस्टर हुआंग को काफी लकी मानती है, जिसकी वजह से उनके साथ जो भी होता है उसे कुछ भी नहीं होता, और इसी वजह से वो मिस्टर हुआंग को जामियों के साथ भेजना चाहती है। फिर एक सीन कट होता है और हम मिस्टर हुआंग को देखते हैं जो कि जिनमू से मिलने जा रहे थे। फिर एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग जिनमू से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 15 दिन में ही ऊनम के लिए निकलना है। और फिर मूजंग जिसे वो ट्रेनिंग दे रहे थे उसे अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी, नहीं तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। मिस्टर हुआंग को फिर आगे जाकर एक कार्ट मिलती है जो कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि इस जगह पर बैंडिट्स काफी बढ़ गए हैं, जिस वजह से इंपीरियल आर्मी इस जगह को मैनेज करती है। पर सरप्राइजिंग की बात तो यह है कि मिस्टर हुआंग यहाँ से कितने बार आ जा चुके हैं, पर उनके ऊपर एक बार भी बैंडिट्स का हमला नहीं हुआ है। तो उन्हें भी कभी कभी लगता है कि उनके पास सच में काफी अच्छा गुड लक है। फिर हमें जिनमू को दिखाया जाता है जो कि लकड़ी इकट्ठा करके लाता है, और हम वहाँ पर बहुत सा टूटे स्वॉर्ड्स को भी देख पाते हैं। तभी मिस्टर हुआंग वहाँ पर आकर पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि जिनमू को यहाँ पर आए हुए 7 साल हो चुके हैं, यानी प्रेजेंस से भी कहानी 7 साल शिफ्ट हो चुकी है। और मिस्टर हुआंग को जिनमू से आखिरी बार मिले हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं, पर अभी जिनमू पहले से पूरा ही अलग लग रहा है। और जिनमू की इतनी प्रोग्रेस को देखकर मिस्टर हुआंग सोच रहे थे तो अगर आज वो यहाँ पर मर भी जाते हैं तो उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। मिस्टर हुआंग जिनमू को इतना प्रोग्रेस करते हुआ देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सोच रहे थे कि अगर वो यहाँ पर अभी मर भी जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगी। दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि उन्होंने जिनमू को लास्ट समर में देखा था और अब जिनमू से काफी ज्यादा बदल गया है, पर जिनमू कहता है कि वो अभी भी थोड़ा बहुत लैग करता है, जिस वजह से उसे ट्रेनिंग में और भी फोकस करना होगा। मिस्टर हुआंग हैरान हो रही थी कि जब भी जिनमू से मिलते हैं वो काफी बदला हुआ मिलता है। जिनमू फिर पूछता है कि वो तो एक्सपेक्टेड टाइम से काफी जल्दी आ गए हैं, आखिर बात क्या है। तो मिस्टर हुआंग बताते हैं कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर ऊनम जाना है। जिनमू को फिक्र होने लगती है कि कहीं ये कुछ सीरियस तो नहीं, पर मिस्टर हुआंग को भी नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, पर वो ये जरूर जानते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर ठीक रहेंगे। मिस्टर हुआंग की नजर फिर एक पीछे रखे ब्लेड पर पड़ती है। जिनमू बताता है कि उसने इस ब्लेड को तैयार करा है मिस्टर हुआंग के दिए हुए मीटियोराइट से, पर यह कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था, उसे ये ब्लेड बनाने में कई साल लग गए। जिनमू फिर ब्लेड की बात को टालते हुए दुनिया में अभी क्या हो रहा है उसके बारे में पूछता है। मिस्टर हुआंग बताते हैं कि 7 साल पहले के इंसिडेंट की वजह से दुनिया की पॉलिटिक्स काफी चेंज हो गई है। नॉर्दर्न हेवेंस के 4 पिलर्स की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से सेंट्रल हेवन एलायंस उन्हें चेक में रखने की कोशिश कर रही है ताकि वो उनके कंट्रोल से बाहर ना चले जाए। और उस दिन के बाद से साइलेंट नाइट ने खुद को दोबारा छुपा लिया है और किसी को भी नहीं पता है कि वह कहाँ पर है। इस वजह से सेंट्रल हेवन एलायंस भी काफी चिंता में है और अनसेटल्ड है। उसके बाद एक सीन कट होता है और मिस्टर हुआंग वापस जा रहे थे। जिनमू ने अपना ख्याल रखने को कहता है, तो मिस्टर हुआंग कहते हैं कि जब तक दुनिया नॉर्दर्न हेवनली सेट की ग्लोरी देख नहीं लेती उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर हुआंग फिर जाने से पहले बताकर जाते हैं कि 3 महीने बाद स्प्रिंग में वापस आएंगे। दोनों फिर एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं और मिस्टर हुआंग निकल जाते हैं। मिस्टर हुआंग के जाने के बाद जिनमू सोच रहा था आखिर यूना कहाँ पर होगी। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं और स्प्रिंग आ जाती है, पर मिस्टर हुआंग अभी तक नहीं आए थे। उसके बाद 2 और महीने बीत जाते हैं और समर आ जाती है, पर मिस्टर हुआंग अभी तक वापस नहीं आए हैं। पर जिनमू अभी भी बैठकर उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि मिस्टर हुआंग ऐसे हैं जो कि अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। पर इतने दिनों बाद ना आने की वजह से उसे लग रहा है कि उन्हें जरूर कुछ तो हो गया है, तो वो अभी यहाँ पर और बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। उसे जाकर मिस्टर हुआंग को ढूंढना ही पड़ेगा।
जिनमू फिर अपने पावर का नमूना दिखाता है जिसमें कोई पहाड़ के ब्लॉक को तोड़ देता है। उसके बाद सीन कट होता है ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट के नेंजू शहर में। हमें एक होटल के मालिक को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि देखने में भिखारी लग रहा था। तो वो सोच रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है, पर जब वो आदमी गोल्ड कॉइंस गिराता है उसका आंखें चमक जाती है और वो उस आदमी को ऐसा रूम देता है जहाँ पर नोबल फैमिलीज और फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप आकर रहते हैं। उसे फिर रूम दे दिया जाता है और वो अपने रूम में जाकर कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि यह है जिनमू। पर इतने साल सिक्लूजन में रहने की वजह से उसके ज्योग्राफिकल नॉलेज काफी कम हो गई है और इसी वजह से उसे नेंजू में आने में 10 दिन लग गए। पर उसे खुशी है कि वो यहाँ पर पहुंच पाया। पर उसे भी खुद के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है कि पहले को ज्यादा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि मिस्टर हुआंग जो कि उसके साथ सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं और उसे बस पता है कि मिस्टर हुआंग फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के यहाँ पर एक बॉडीगार्ड के तौर पे काम करते हैं। अगर वो कहेगा कि वो ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा फोकस कर रहा था और उसे मिस्टर हुआंग को ढूंढने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला तो ये बस एक एक्सक्यूज ही होगा। और उसे पता है कि उसे पहले ही मिस्टर हुआंग को ढूंढने आना चाहिए था। उसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, पर उसे भी बस होप करना होगा कि उन्हें कुछ भी ना हुआ हो। जिनमू उसके बाद व्हाइट रॉयल मर्चेंट के मेंशन पर पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। जिनमू उन्हें अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि वो यहाँ पर मूंजंग नामक एक लड़के को ढूंढने आया है। गार्ड पूछता है कि उसे मूंजंग के बारे में कैसे पता, तो जिनमू बताता है कि उसे पर्सनली तो नहीं जानता, पर उसके अंकल मिस्टर हुआंग ने उसे उसके बारे में बताया था। गार्ड बताता है कि मिस्टर हुआंग ने अपने भतीजा ने जिनमू के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया है, पर वो ये भी बताता है कि मिस्टर हुआंग को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और वो तब से वापस नहीं लौटे और न ही उनकी कोई खबर मिली है। गार्ड फिर जिनमू को लेकर मूंजंग के पास जाता है। मिस्टर हुआंग ने मूंजंग का काफी अच्छे से ख्याल रखा था, पर जबकि मूंजंग के पास कोई सोर्स स्किल नहीं है तो वो आजकल यहाँ पर अजीबोगरीब काम करता रहता है। गार्ड फिर जिनमू को लेकर कैप्टन ऑफ बॉडीगार्ड जिनसंग के पास जाते हैं। गार्ड फिर जिनसंग को बताता है कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है जो कि यहाँ पर मूनसंग से मिलने आया है। जिनसंग बताता है कि मूंजंग जल्द ही वापस आ जाएगा, पर वो पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर मिस्टर हुआंग के बारे में पूछने के लिए आया है, तो जिनमू कहता है कि क्या उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। तो जिनसंग बताता है कि उन्हें में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से डेप्यूटी गार्ड्स और थर्ड मास्टर जाम्योंग गए थे और मैडम ताइता ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी मिस्टर हुआंग को जाने को लेकर। जिनमू पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, आखिर उसके अंकल को इतने डेंजरस मिशन में भेजने का पर्पस क्या था और अब जबकि वो गायब हो गए हैं उन्हें रेस्क्यू टीम को तैयार क्यों नहीं करा। जिनसंग बताता है कि मैडम ताइता कोई हार्टलेस इंसान नहीं है और सिर्फ मिस्टर हुआंग ही नहीं, थर्ड मास्टर और डेप्यूटी गार्ड्स भी गायब हो गए हैं और ये फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप की बहुत बड़ी इशू बन गई है। इस वजह से मैडम ताइता स्किलफुल मर्सनरीज को इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें जिनमू ने अंदर आते हुए देखा था और मैडम ताइता जल्दी इस टीम को उन्हें भेजने वाली है। पर मिस्टर जिनसंग का कहना यह भी था कि अगर वो उन लोगों के साथ जाते तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं और अभी तक व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ऊनम में अकेले ऑपरेट करती आई है, उन्हें किसी की मदद लेनी नहीं पड़ी। पर इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ऊनम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ब्रोकन फिश ट्रूप से हेल्प और कोऑपरेशन मांगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें को सप्लाईज भी दी थे ब्राइब के तौर पे, पर उन लोगों ने उनकी कोई भी मदद नहीं करी। और इससे पता चलता है कि मैडम ताइता कितने डेस्परेट सिचुएशन को ठीक करने के लिए और जिनसंग को इस सब के बारे में बस इतना ही पता है। उसके बाद मूंजंग वापस आ जाता है और जिनसंग उन दोनों को बातें करने को कहकर जाने लगते हैं, पर उनके जाने से पहले जिनमू पूछता है क्या वो उन लोगों के साथ ऊनम जा सकता है जो कि जल्दी ऊनम के लिए निकलेंगे और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिनसंग कहते हैं कि जिनमू को देखकर लग रहा है कि उसे ब्लड पकड़नी आती है और उसे पता है कि उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो वो ये बात जाकर मैडम ताइता से करेंगे। उनके जाने के बाद मूंजंग जिनमू से पूछता है कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है हर साल न्यूमरस टैलेंट मोरिम वर्ल्ड में एंटर होते हैं। फिर मोरिम वर्ल्ड उनमें से 7 लोगों को चुनती है जिनके पास स्काई रॉकेटिंग टैलेंट होती है और उन्हें 7 लोअर स्काइज का पोजीशन दिया जाता है। और यह मूव जिसे कि 7 लोअर स्काइज में सिलेक्ट नहीं किया गया था, पर उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो कि पूरे देश में किसी के पास है नहीं और ना ही कोई उसका राइवल कर सकता है, और यह है जाई येकरेन जिसने कुछ डजन पावरफुल आदमी को पटक दिया है। और वो दोनों एक ऐसा मार्शल आर्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि वंडरिंग मर्सनरीज को लेकर तैयार किया गया है और इनका लीडर है मार्शल मास्टर योंग मूसोंग। अगर उन्हें सही पैसे ऑफर किए जा रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कौन दे रहा है और ये काम कैसा है, कितना खतरनाक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो ये काम करेंगे। इस वजह से उन्हें आयरन ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है और ये दोनों उसके वाइस लीडर्स हैं। उन दोनों को फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और वो कहते हैं कि वो कल सुबह ऊनम के लिए निकल जाएंगे और वो दोनों काफी कॉन्फिडेंट है कि वो खोए हुए लोगों को बचाकर वापस ले आएंगे। मैडम ताइता पूछती है क्या बस वो दोनों ही जा रहे हैं, तो मोहन कहता है कि नहीं, उनके साथ 3 और मशीनरी जा रहे हैं, जिनयोब, जिनोंग और सोनचेंग। यहाँ से बस वो 5 लोग ही निकलेंगे, पर बाकी के जो आयरन ब्रिगेड के लोग हैं वो लीडर योंग के साथ साजों शहर गए हैं दूसरे मिशन पर।
पर उनम जाते हुए दोनों मिलेंगे और एक साथ ही आगे जाएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। ये बात सुनकर मैडम ताई ताई को भी थोड़ी रिलीफ मिलती है। दोनों फिर वापस आ जाते हैं कल की तैयारी करने। उनके जाने के बाद जिनसंग उन्हें बताते हैं कि मिस्टर हुआंग के नेफ्यू जिनमू यहाँ पर आया है और उसने रिक्वेस्ट करी है कि उसे भी उन लोगों के साथ ही उनम जाने दिया जाए। और मैडम ताई ताई बिना कोई सवाल पूछे उसे परमिशन दे देती है। मोयूंग फिर मैडम ताई ताई को जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा काम कर रही है। उसके बाद अगले दिन सियोइन बताती है कि वो भी कल उनम जाएगी, पर मोयूंग उसे मना करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि जायूंग जिंदा भी या नहीं। पर सियोइन बताती है कि उसे मार्शल आर्ट्स गोंगडोंग मोनास्ट्री से सीखी है, तो वो मोर देन कैपेबल है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मोयूंग के समझने पर भी वो उनकी कोई बात नहीं सुनती। उसके बाद सीन कट होता है और हमें जिनमू को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि चीजें बिल्कुल भी प्लान के हिसाब से जा नहीं रही। उसके बाद सभी उनम जाने के लिए निकलते हैं और मूनजंग पूछता है कि क्या उसे कल अच्छे से नींद आई है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि वह जाने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वे नेंजू क्यों निकल जाते हैं और जिनमू बड़े शांति से बैठा हुआ था। तभी मूनजंग पूछता है कि क्या उसे कल रात को अच्छे से नींद आई, क्योंकि उसे तो कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि वह जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर जिनमू उसके बातों पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। मूनजंग सोच रहा था कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है, पर उनके नेचर से पूरा उल्टा ही है, हमेशा शांत और रिजर्व रहता है। मूनजंग फिर बताता है कि उसके पहली लॉन्ग मार्च है। उसके फादर भी एक बॉडीगार्ड थे जो कि ऐसे ही अपने ड्यूटीज को निभाते हुए कुछ सालों पहले मारे गए थे। इस वजह से मूनजंग थोड़ा ज्यादा नर्वस हो गया है। मिस्टर हुआंग ने उसे पहले कहा था कि ऐसे किसी सिचुएशन में सबसे पहले वही मारा जाएगा। इस वजह से उन्होंने खुद मूनजंग को कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी ताकि मूनजंग एटलीस्ट खुद को तो प्रोटेक्ट कर पाए। और इस सब के लिए मूनजंग मिस्टर हुआंग के प्रति ग्रेटफुल है। जिनमू पूछता है कि मिस्टर हुआंग ने उसे कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई थी, तो मूनजंग बताता है कि 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक की स्पेशलिटी है कि अगर कोई पेशेंस रखकर ट्रेनिंग करता रहता है तो वो आगे जाकर मार्शल मास्टर बन सकता है। पर हर कोई मूनजंग को कहता है कि उसके पास मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल भी कोई स्किल है नहीं और हर कोई उसे ये सब छोड़ देने को कहता है। पर बस मिस्टर हुआंग ने उसके बात को समझी और उसकी एक्स्ट्रा केयर करी और बस इसी वजह से वो जितनी हार्ड प्रैक्टिस कर सकता है करता रहता है। और वो भी आशा कर रहा है कि जैसे मिस्टर हुआंग को कुछ भी ना हुआ हो। जिनमू फिर मूनजंग को बताता है कि अगर आगे जाकर कुछ भी होता है तो वो जैसे उसके साथ ही रहे। पर मूनजंग को थोड़ा डाउट है कि क्या जिनमू के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर कुछ भी होता है तो क्या आयरन ब्रिगेड के साथ रहना ज्यादा सेफ नहीं रहेगा। यहाँ पर यानरेक और मोवन जिनमू को नोटिस कर चुके थे और वो यहाँ पर एक बॉडीगार्ड बनकर आया हुआ है। पर उन लोगों को जिनमू दूसरे बॉडीगार्ड से काफी अलग लग रहा है क्योंकि उसकी की काफी अजीब है। कभी कभी लगता है कि उसके पास की है तो कभी कभी लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी कोई की है नहीं। जिनमू यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि वो अपने लाइफ को कैसे जिएगा। अभी तक वो बस अपने मार्शल आर्ट्स को होन करने में लगा हुआ था, पर अभी उसका काम है मिस्टर हुआंग और यूना को ढूंढना। पर उन्हें ढूंढने के बाद वो क्या करेगा सोचने लगता है। क्या सेंट्रल हेवेली अलायंस के ऊपर रिवेंज लेना उसके लिए अच्छा होगा, या फिर वो ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दे किसी के भी सामने आए बिना। जिनमू को लगता है कि उसके फादर चाहते होंगे वो ये सब गुस्सा छोड़कर एक शांति से लाइफ जिए बिना किसी टेंशन के। पर क्या वो ऐसा कर सकता है जबकि उसका खून रिवेंज का सोच से गर्म हो जाता है। तो उसे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे आगे जाकर क्या करना चाहिए। उसके बाद सभी एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक होटल भी थी और वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद ही रिवर को क्रॉस करके जाएंगे। पर वो 2 ग्रुप बनाकर ये काम करेंगे। जब एक ग्रुप रेस्ट कर रही होगी दूसरी ग्रुप गार्ड करेगी, पर उससे पहले एक ग्रुप जाकर खाना खाएगी और दूसरा ग्रुप बाहर रहकर सामान के ऊपर नजर रखेगा। पहले ग्रुप में आयरन ब्रिगेड एंड जिनमू भी थे। सभी फिर होटल के अंदर जाते और खाने का ऑर्डर दे देते हैं और मूनजोंग को वहाँ के मालिक की बेटी सोर्यूंग पसंद आ गई थी। पर उसका दिल जल्दी टूट जाता है क्योंकि वो उसे ब्रदर कहकर एड्रेस करती है। पर वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि मूनजंग एक बॉडीगार्ड है। तो वो कहती है कि अगर उसे आगे जाकर किसी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ी तो क्या मूनजंग आएगा उसे प्रोटेक्ट करने। और ये बात सुनकर मूनजंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सभी बैठकर खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर गोंगडोंग मोनास्ट्री के कुछ लोग आए हुए थे, जिनमें से एक यंग लड़का भी था जो कि हाई स्टेटस का था। और ये बात इससे पता चलती है कि मोनास्ट्री में आमतौर पर यंग डिसिपल को बाहरी दुनिया में जाने दिया नहीं जाता, पर अगर उसके पास हाई मार्शल आर्ट्स के मास्टरी है या फिर वो फर्स्ट जनरेशन का डिसिपल है तो वो बाहर जा सकता है। जिनमू मूनजंग से पूछता है क्या उस लड़के को देखकर जलन हो रही है, तो मूनजंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो बॉडीगार्ड बनकर काफी खुश है। उसके फादर ने उसे एक बार कहा था कि उन्हें बॉडीगार्ड का काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, पर उनकी ड्यूटी है ओनर को और उनके चीजों को प्रोटेक्ट करने का। इस वजह से लोगों का उनके ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा होता है और वो उनके ऊपर रिलाई भी कर जाते हैं। और क्योंकि उनकी लाइफ एक ऑनेस्ट एंड हम्बल लाइफ होती है तो इससे बेहतर और कोई जॉब नहीं हो सकता। जिनमू कहता है लग रहा है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा ग्रेट थे। तभी मोनेस्ट्री का एक आदमी जो कि एसेटिक मतलब योगी है जिसका नाम है मुँह है, वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ का कुक कौन है।
और वो उनके आते हैं उनके मुंह पर खाना देकर मारता है। और यह सॉर्यूंग के फादर ताइप्यूंग, जो कि यहाँ के कुक भी है और यहाँ के मालिक भी। और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उनके खाने की वजह से सियोलगोंग का एक दांत टूट गया है। और मूहे उनसे पूछता है कि क्या वो ऐसे रिवेंज ले रहा है। तो ताइप्यूंग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और वो अभी मोनेस्ट्री से भी जुड़े हुए नहीं है। तो आखिर सबका क्या मतलब। और वो हमेशा खाने की क्वालिटी चेक करते हैं सर्व करने से पहले, तो ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता। ताइप्यूंग फिर पूछते हैं कि क्या वो अभी भी उस दिन को लेकर गुस्से में बैठे हुए हैं। तभी सीन कट होता है 15 साल पहले एक मार्शल कंपटीशन में, जो कि हर 3 साल में एक बार ही होता है। कंपटीशन में अच्छा करने के लिए ताइप्यूंग अपने सीनियर मूहे को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में सेकंड आए हैं। पर उसे हार मिली है ताइप्यूंग से, जो कि उसे हराकर फर्स्ट आए हैं। और मूहे भी जानता था कि जब तक ताइप्यूंग यहाँ पर है वो कभी हाईएस्ट पीक ऑफ गोंगडोंग को अचीव नहीं कर सकता। और उसे इसको लेकर काफी बुरा भी लग रहा था, ह्यूमिलेशन फील हो रही थी। पर उसके कुछ महीनों बाद ताइप्यूंग किसी स्कैंडल में फंस गए, जिस वजह से उनके मेरिडियंस को जबरदस्ती डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उन्हें गोंगडोंग मोनेस्ट्री से भी निकाल दिया गया। पर मूहे कभी भी ताइप्यूंग से हार का ह्यूमिलेशन का गुस्सा बना हुआ है। प्रेजेंट में ताइप्यूंग बताते हैं कि उस दिन बस मूहे की प्राइड हर्ट हुई थी, जबकि उनसे उनके मार्शल आर्ट को ही छीन लिया गया था। तो क्या ये सब होने के बाद भी मूहे को उन्हें ऐसे ट्रीट करना चाहिए। ताइप्यूंग फिर सियोलगोंग से पूछते हैं कि क्या सच में उनके खाने की वजह से ही उसका दांत टूटा है। तो सियोलगोंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। तो दूसरा एसटी कहता है कि अगर इस सब के बारे में मास्टर ताई को पता चलेगा तो ये और भी बड़ा इशू बन जाएगा। पर रियलिटी में सियोलगोंग का दांत मूहे के साथ ट्रेनिंग करते समय टूट गया था, जिसका फायदा उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा उठाया। ताइप्यूंग कहता है कि गोंगडोंग मोनेस्ट्री की फ्यूचर बहुत ही खराब दिख रही है क्योंकि मास्टर ताई की टीचिंग्स और बिलीफ्स कुछ भी सियोलगोंग में दिखाई नहीं दे रहा। मुझे को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है कि आखिर उसकी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, और वो ताइप्यूंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनके मुंह से खून आने लगता है। वहीं पर आयरन ब्रिगेड और जितने दूसरे लोग भी थे सभी शांति से बैठे हुए थे क्योंकि कोई भी समय पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई अपना अपना काम करना चाहता है। सॉर्यूंग फिर आकर मुहे को मारने लगती है और कहती है कि उसने भी जो भी कहा है वो सब कुछ झूठ है, यह हो ही नहीं सकता कि खाने में कोई पत्थर हो। इन सारे बातों से मुहे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सॉर्यूंग को एक जोरदार थप्पड़ मारकर साइड कर देता है क्योंकि उसका कहना था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उसके सामने आकर खड़े होने की और फिर उसके सेक्रेट बॉडी को टच करने की। और ये सब देखकर येकरन काफी गुस्सा हो गई थी, पर मुहुआन उसे रोकता है क्योंकि गोंगडोंग मोनास्ट्री 9 ग्रेड सेक्ट में से एक ग्रेड फैमिली है, तो अगर वो यहाँ पर उनके दुश्मन बन जाते हैं तो आयरन ब्रिगेड को आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और फिर येकरन बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। पर यहाँ पर मूनजंग मुहे के सामने आ गया था और कहता है कि वो एक बॉडीगार्ड है। मुहे पूछता है क्या वो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप से है। शायद उसे पता नहीं कि गोंगडोंग मोनास्ट्री एंड व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बीच में क्या रिश्ता है। मूनजंग कहता है कि क्या वो उनके ऊपर दया खाकर उन्हें भी छोड़ सकता है। मुहे ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है मूनजंग ये सब कहकर उन्हें यहाँ पर एक बुरा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर आखिर एक टिच्चू बॉडीगार्ड की हिम्मत कैसे उसके सामने आकर ये सब कहने की। मूनजंग उसे ऐसा कहने को मना करता है क्योंकि एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है और एक ऑनरेबल जॉब है। मुहे उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे पहले उसके सामने आकर खड़े होने की और अब उसे लेक्चर देने की। अभी उसे उसका एक हाथ काटकर उसे अपनी जगह दिखानी ही पड़ेगी। ये देखकर जिनमू खड़ा हो जाता है तो मूहन उसे बेवकूफ़ी करने को मना करता है क्योंकि मूनजंग जानबूझकर उनके बीच में गया है, जबकि उसे पता था कि उसे जाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए उसे अपनी गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वो कुछ भी करके उसे यहाँ पर बचा नहीं सकते और अच्छी बात है कि उसका बस एक हाथ ही काटा जाएगा, उसकी जान नहीं ली जाएगी और वो काफी लकी है। जिनमू कहता है क्या कहा, उसके एक हाथ को काट दिया जाएगा पर वो लकी है। जिस समय एक मार्शल आर्टिस्ट अपना हाथ खो देता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर उसने उनका सामना करने का फैसला किया क्योंकि वो जिन बातों पर बिलीव करता है उसे उन बातों को लेकर ही काम करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसे फाइट भी करनी पड़ेगी। और वो मूहान को कहता है कि उसे बातें समझ में नहीं आएगी, तो मूहान कहता है कि उसे यहाँ पर बस एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे जो इतना बड़ा जंगल है उसे दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो गोंगडोंग मोनास्ट्री का दुश्मन बनता है तो उसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। जिनमू कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में एटलीस्ट एक बेवकूफ तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर मुहे अपना ब्लेड को बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर बीच में जिनमू आकर उसके ब्लेड को बस एक ही उंगली से रोक देता है, जो देखकर सभी काफी चौंक गए थे। इस टेक्निक को बेयर हैंडेड स्वॉर्ड ब्लो कहा जाता है। यह एक हाईली एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है और यह देखकर मुहे भी पूरा सरप्राइज हो गया था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक मार्शल मास्टर का ब्लेड को अपनी उंगली से रोकने की। आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। और मुहे ये भी नोटिस करता है कि जिनमू उसके सामने बड़ा शांत खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी डर नहीं रहा। मुहे फिर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। जिनमू कहता है वो उसे मूनजंग का बड़ा भाई समझ सकता है और क्यों ना आज वो दोनों यहीं पर ही रुक जाए। मुहे इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पाम ऑफ राइजिंग क्लाउड का इस्तेमाल करता है,
पर इसे भी जिनमो खड़े खड़े ही रोक देता है। जिनमो फिर कहता है कि एक लड़के की ड्यूटी होती है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, एक पेरेंट की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करना, एक मर्चेंट की ड्यूटी होती है प्रॉफिट कमाना, और वैसा ही एक एसेटिक यानी योगी की ड्यूटी होती है दुनिया के सारे मोह माया को छोड़कर एक प्योर इंसान बनना। सबकी कोई ना कोई ड्यूटी होती है जो कि उन्हें निभानी पड़ती है, पर वो एसेटिक है पर उसे फिर भी इतनी सी बात नहीं पता। वो तो सारे दूसरे एसेटिक के लिए एक डिस्ग्रेस है। और फिर जिनमो मुहे के ब्लेड को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देखकर सियोलगोंग और दूसरे एसेटिक आ जाता है उसके ऊपर हमला करने। जिनमो मूनजेंग को ताइप्यूंग और उनके बेटी को लेकर निकल जाने को कहता है। दोनों फिर आकर जिनमो के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पर जिनमो उनके हमलों को काफी इजीली ब्लॉक कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, वो उनके ऊपर एक एक हमला करता है जिससे कि दोनों ही डाउन हो जाते हैं। पर तभी मुहे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, पर मुहे भी कुछ कर नहीं पाता और जिनमो से मार खाता रहता है। तभी पीछे से सियोलगोंग अपने टूटे हुए ब्लेड को लेकर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे कि जिनमो बिना देखे रोक देता है और उसके पूरे हाथ को मरोड़ देता है, जिससे कि उसका काम खत्म हो गया था। और दूसरा एसेटिक तो ये सब देखकर ही बेहोश हो चुका था। मोहन ये सब देखकर सोच रहा था कि ये सब काफी बुरा हो रहा है। आयरन ब्रिगेड के मेंबर सभी यहाँ पर मौजूद हैं और अगर वो सभी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए तो उन्हें इसका परिणाम सहना पड़ेगा। एसेटिक्स इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इस गुस्से को बनाए रखेंगे। पर अगर वो यहाँ पर कुछ नहीं करते, मोनास्ट्री की मदद नहीं करते, तो भी वो आगे जाकर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो मोहन अभी समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें भी क्या करना चाहिए। आगे समुद्र है तो पीछे खाई है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे मोनास्ट्री के एसेटिक्स के ऊपर हमला करके उन्हें इंजोर्ड करने की। क्या उसे लगता है कि वो ये सब करने के बाद बिल्कुल भी सेफ रह पाएगा? जिनमो पूछता है, क्या तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है तुम इसे पूरा भी कर पाओगे? मुहे बताता है कि पूरी गोंगडोंग मोनास्ट्री उसके ऊपर आकर हमला करेगी और यही मोनास्ट्री की पावर है। और वो ये बात जाने बिना उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। जिनमो उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि अगर यही बात है तो उसे बस उन्हें मारकर ही खत्म करना होगा। और उसकी हिम्मत और धमकी से मुहे पूरा डर गया था। तभी वहीं पर सियोइन अंदर आ जाती है, जो कि मुहे को जानती है क्योंकि उसने भी मोनास्ट्री से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। पर वो मुहे का यह हाल देखकर जिनमो के ऊपर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी वजह से गोंगडोंग मोनास्ट्री और फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के रिश्ते में एक दरार आ सकती है। सियोइन फिर पूछती है कि आखिर उसने मोनास्ट्री के ऊपर हमला क्यों किया? क्या उसे पता नहीं कि दोनों ही ग्रुप के बीच में करीबी रिश्ता है? आखिर उसने क्या सोचकर उन्हें ऐसे इंजोर्ड कर दिया? उसे तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन लोगों ने उसे उन्हें मानने दिया है। जिनमो अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है, पर यह भी बताता है कि सियोइन को ये सब कहने से पहले सिचुएशन को समझना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जो लोग इस सब में इन्वॉल्व हो गए हैं वो ठीक है या नहीं। ऐसे बिना सोचे समझे उसे कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। मूनजेंग एक बॉडीगार्ड हो सकता है, पर फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करता है और वो सौर्यों को बचाने गया था, जिस वजह से उसका एक हाथ ऑलमोस्ट कटने ही वाला था। हो सकता है कि गोंगडोंग मोनास्ट्री एक हाई स्टेटस रखती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सकता है। और उसे ये बात भी पता है कि सियोइन मोनास्ट्री के डिसिपल रह चुकी है, पर वो यहाँ पर भी मोनास्ट्री के डिसिपल नहीं, फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप की इस जर्नी में एक इंचार्ज बनी हुई है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अपने लोगों की बात सुननी चाहिए थी। और फिर सियोइन भी अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, पर वो ये भी बताती है कि जिनमो को उन्हें ऐसे मानना नहीं चाहिए था, इसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। तो जिनमो कहता है कि वो इस सबकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और वो ये भी कहता है कि अगर वो इसके लिए तैयार ना होता तो वो कभी ऐसा कुछ करता ही नहीं। पर सियोइन समझाने की कोशिश करती है कि गोंगडोंग मोनास्ट्री 9 ग्रेट सेक्ट में से एक है, पर जिनमो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं करती, और ये बात उससे बेहतर और कौन ही जान सकता है। जिनमो आगे बताता है कि हो सकता है गोंगडोंग मोनास्ट्री एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, पर वो कभी फॉरएवर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और उसने पहले ही कह दिया है वो इस सिचुएशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पर अगर इससे भी सियोइन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो और मूनजेंग फायर ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप से अलग होकर आगे बढ़ेंगे। जिनसंग कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी इशू है नहीं, तो क्यों ना आज वो लोग यहीं पर रेस्ट करें और कल देखेंगे क्या करा जा सकता है। और इस पर सियोइन एग्री करके वापस चली जाती है। जिनसंग जिनमो से पूछते हैं कि वह भी क्या करेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इशू है नहीं। तो जिनमो कहता है कि वो उनका इंतजार करेगा। उसके बाद जिनमो और मूनजेंग उनसे काफी दूर में आग लगाकर रेस्ट करते हैं। मूनजेंग जिनमो से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ही ये सब हो गया, पर जिनमो से इस सब के बारे में सोचने को मना करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ पर पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। तो क्या वो ऐसे कोई चीज को गैदर कर सकता है जिसको कि वो बिस्तर के तौर पे यूज कर सके। और मूनजेंग चला जाता है चीजों को ढूंढने। तभी मूनवन वहीं पर आता है, जो कि वहीं पर छुपकर इंतजार कर रहा था, और ये बात जिनमो को पता थी। मूनवन आकर कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, पर जिनमो कहता है कि वो काफी थक गया है बातें करते हुए, तो उसे ब्रेक चाहिए और वह अभी कोई बात करना नहीं चाहता। मोहन कहता है कि उसे अभी तो कुछ कहने का मौका मिला ही नहीं था, वो यहाँ पर सारी चीजों को एक्सप्लेन करने आया है, और अगर वो कोऑपरेट करेगा तो चीजें आगे और भी बेहतर होती जाएंगी और वो सभी अच्छे से मिलकर काम कर पाएंगे। जिनमो पूछता है कि क्या तुम अपने सारे एक्शंस को कैलकुलेट करते हो? तो मोहन कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह ही तुम मुरिम वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो।
हर किसी को अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से काम करना चाहिए और इसी रीजन की वजह से आयरन ब्रिगेड इतने सालों से सर्वाइव करती आई है। जिन्मू कहता है कि उसे भी यह बात सही लगती है, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब उसे दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए और आज का यह सब उसी का ही एक एग्जाम्पल था। हम फिर वहीं पर यकरन को देखते हैं जो कि वहीं पर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। जिन्मू आगे बताता है कि हर किसी को लगता है कि दुनिया से काइंडनेस एंड कॉम्पैशन खत्म हो गई है क्योंकि पावरफुल और कमजोर लोगों से चीजें छीनते रहते हैं। इस क्रूएल दुनिया में अगर कोई मार्शल आर्ट सीखता है दूसरों को अब्यूज करने के लिए तो फिर उसका मार्शल आर्टिस्ट बनने का पर्पस डिफीट हो जाता है। मोहन जिन्मू की बातें सुनकर समझ आता है कि जिन्मू कोई आम लड़का नहीं है, वो काफी डेंजरियस है और उसके बिलीफ मूरी वर्ल्ड के लिए खतरा बन सकते हैं। मोहन फिर कहता है कि एक सिंगल आदमी कभी पूरे दुनिया को बदल नहीं सकता क्योंकि यह दुनिया बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जिन्मू कहता है कि एक छोटी सी लाइट भी अंधेरे को दूर कर देती है, तो वो एटलीस्ट एक कैंडल तो बन ही सकता है जिसे कि देखकर दूसरे गाइडेंस में आगे बढ़ सकेंगे। और इसी रीजन की वजह से उसने मार्शल आर्टिस्ट बनकर इस बात को चूज करा है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिन्मू और मूनजंग रेस्ट कर रहे थे। मूनजंग उसे फिर से माफी मांगता है तो जिन्मू कहता है कि उसे अपने कमजोरियों को देखकर काम करना चाहिए, पर उसने नहीं देखी तो ये प्रॉब्लम हो गई। अभी जरूरी है कि उसकी जो ये गलती है उसे समझे, अपने सिचुएशन को समझे और उसे ठीक करे, पर वो ऐसे सिचुएशन में घुस गया है जिससे कि वो खुद ठीक नहीं कर सकता। मुरिमुअल ठंडे खून वालों की जगह है नहीं, यहाँ पर कोई भी किसी को ऊपर रहम नहीं खाता। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमजोर मरता है और ताकतवर हमेशा ही जीतता है, इसलिए मूनजंग को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। यह बातें सुनकर मूनजंग थोड़ा बहुत दुखी हो गया था, तो जिन्मू उसे कहता है कि उसने ये सब करके 2 लोगों की जान बचाई है तो उसे इसको लेकर गर्व करना चाहिए। उसने वो हिम्मत दिखाई जो कि दूसरे लोग दिखा नहीं पाए और उसने जो भी करा है वो बिल्कुल सही करा है। मूनजंग उसे इसके लिए थैंक्स कहता है और ये भी कहता है कि उसने जो भी कहा वो उसे याद रखेगा। मूनजंग फिर कहता है कि उसे जिन्मू से कुछ पूछना है, उसे कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसी की तरह स्ट्रॉन्ग बन पाए, ताकि वो भी बस उंगलियों से ही ब्लेड को तोड़ पाए। तो जिन्मू बताता है कि सेटरिंग फिंगर टेक्निक थी और वो ये कर पाए क्योंकि उसने बचपन से ब्लैक स्मिथिंग सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे पता है कि ब्लेड को कैसे बनाया जाता है और इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसे पता चल जाता है कि कौन से ब्लेड में कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। पर जो ब्लेड मास्टर ब्लैक स्मिथ बनाते हैं उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सीन कट होता है पास्ट में, जब जिन्मू मिस्टर हुआंग के दिए हुए मीटियोराइट से ब्लेड बना रहा था, पर उसे ब्लेड बन नहीं रही थी और बार बार ही टूटती जा रही थी और उसे प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही ये बात भी पता चल नहीं पा रही थी। तो वो बस होप करता जा रहा था कि अगली बार कोई गड़बड़ ना हो और वो फाइनली जाकर एक ब्लेड को बनाने में कामयाब रहता है। पर अब सवाल यह था कि क्या 2 साल की मेहनत उसके काम आएगी। तभी वो देखता है कि ब्लेड के एज शार्प नहीं है, तो वो एजेस को शार्प करने में लग जाता है, पर वो जिन वर्कशॉप की मदद से शार्प करने की कोशिश कर रहा था वही घिसकर खत्म हो जा रहे थे। तो उसने चैलेंज लिया कि जब तक ब्लेड बनकर पूरी तैयार नहीं हो जाती वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और फिर फाइनली ब्लेड बनकर तैयार हो ही जाती है और वो इसका नाम रखता है सिओलवा, मतलब स्नो फ्लावर, और उसने इसका नाम यूना की ब्यूटी के ऊपर रखा है। और उसका ये ब्लेड को डिवाइन या फिर डीमोनिक ब्लेड नहीं है, ये बीविज ब्लेड है। इसमें सिनिस्टर की भरी हुई है, मतलब बुरा या फिर इविल समझ सकते हो। यानी अगर जिन्मू इसका इस्तेमाल करते हुए केयरफुल नहीं रहा तो ये ब्लेड उसे ही कंज्यूम कर जाएगी। तभी प्रेजेंट में यकरन उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जो कि दोनों बैठकर खाने लगते हैं। पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर आयरन ब्रिगेड की फायर लीडर उनके लिए खाना लेकर क्यों आई। मूनजंग कहता है कि हो सकता है वो जिन्मू को अपनी टीम में लेना चाह रहे हो, पर फिर वही कहता है कि अगर ऐसी बात होती तो वो कुछ कहती, पर वो तो बिना कुछ कहे वापस चली गई। पर जिन्मू तभी झाड़ियों की ओर देखकर कुछ सोच रहा था और फिर वो अचानक ही मूनजंग को सदन सी ढाबे में जाने को कहता है और फिर वो अपना ब्लेड लेकर तैयार हो जाता है। तभी झाड़ियों में से कुछ लोग बाहर आते हैं और कहते हैं कि उसके ब्लेड काफी अच्छी है, पर वो कहाँ से है। तो जिन्मू कहता है कि नॉर्थ से आया हुआ एक सोर्समैन है और हम देखते हैं कि यह गोंगडोंग मोनास्ट्री से आए हुए एसेटिक्स और उनके साथ मोनास्ट्री के एल्डेस्ट ब्रदर मुगवांग भी आए थे। मुगवांग बताते हैं कि उन्होंने सुना जिन्मू ने मोनास्ट्री के डिसिपल को डरा कर पीटा है, क्या यह सच है। तो जिन्मू कहता है कि मैं किसी को डरा नहीं रहा था और लगता है कि आपको अभी भी पता नहीं है कि आखिर सच क्या है। तो मुहे कहता है कि जिन्मू की बातें सुनने की जरूरत नहीं, वो एक बास्टर्ड है, उसके पास अजीब मार्शल आर्ट्स है और वो काफी मिस्टीरियस है, तो उसे जल्दी खत्म करना ही उनके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि मोनास्ट्री के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा हो, तो अच्छा होगा कि वो उस पर यहाँ पर हमला करके उसे मार दे। मुगवांग को लगता है कि जिन्मू उन्हें झूठ कह रहा है और मोनास्ट्री को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और बस इतना ही नहीं, उसने एसेटिक्स और मोनास्ट्री के नाम को बदनाम करने की भी कोशिश करी है और फिर उनके ब्रदर्स का ये हाल किया है, तो उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तो जिन्मू कहता है कि अगर आप यही करना चाह रहे हैं तो बातें करने का क्या फायदा, जल्दी से यहाँ पर आकर फाइट शुरू करते हैं। और वो अपने स्नोफ्लावर ब्लेड को निकालने लगता है। मुगवांग कहते हैं कि उनके ब्रदर्स को इंजर्ड करने के लिए, मोनास्ट्री को इंसल्ट करने के लिए उसे सजा मिलेगी। तो जिन्मू कहता है अगर ऐसी बात है तो इंतजार किसका किया जा रहा है, आगे बढ़कर हमला करो, और वो अपने स्नोफ्लावर को लेकर तैयार हो जाता है।
तभी एस्थेटिक्स आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, पर उसके बस ब्लेड निकालने के प्रेशर से सभी उड़कर पीछे चले जाते हैं। जो देखकर मोगवांग को एक शौक लगता है कि आखिर एक ब्लेड को निकालने के प्रेशर से सभी इतने दूर कैसे उड़ सकते हैं, जबकि वो सभी फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। पर वो एस्थेटिक्स फिर से आकर हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें जिनमू एक बार फिर से एग्रेसिव से उड़ा देता है। तभी एक आदमी पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे कि जिनमू उसके तरफ देखे बिना ही उसे पकड़ लेता है और उसके ब्लेड को तोड़ देता है। और अपने सामने ये सब देखकर मोगुआ के होश उड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो तो देखे बिना ही लोगों को डाउन करे जा रहा है, मतलब वो जरूर मार्शल मास्टर है। तभी मुहुआ दूसरे एस्थेटिक्स को कहता है कि जिनमू गोंगडो मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हमला करो तुम्हारे पास जो भी है उसका इस्तेमाल करके। और वो सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर मुगुआंग उन सभी को ही मना करते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुम लोग उसे संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर वो सभी फिर भी उसके ऊपर हमला करते हैं, पर जिनमू उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता, बस उनके बीच में से स्पीड से गुजर जाता है। और उसके स्पीड से इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि सभी गोल गोल घूमने लगते हैं। मुगुआंग गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हमारे साथ ऐसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें लगा मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। और फिर वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उसे जो करना था उसने कर लिया है, अब उसके मरने की बारी आ गई है। और वो कहते हैं कि वो ये काम एक ही हिट में कर देंगे 5 एलिमेंट स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके। और वो उसके ऊपर पूरे फोर्स से हमला भी करते हैं, पर जिनमू उनके हमले को डॉज करके कब का पीछे आ चुका था, जिस वजह से मुगुआंग स्लैश ऑफ द लूनर स्काइज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि जिनमू बड़े आसानी से अपने ब्लेड से रोक देता है। तभी हमें सियोइन और जिनसोंग को दिखाया जाता है, जो कि फाइट दूर से ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसका ओपोनेंट ऐसे वैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट है नहीं, वो सभी मोनास्ट्री के फर्स्ट जनरेशन के डिसिपल हैं। और वो सभी एक साथ हमला करके उसका बॉडी को तो छोड़ो, उसके कपड़ों में भी स्क्रैच लगा नहीं पाए हैं। और वो उन्हें मार मार कर ऐसे उड़ा रहा है जैसे मानो वो कोई तूफानी हवा हो और वो सारे झड़े हुए पत्ते। जिनसंग बताते हैं कि मोरी वर्ल्ड में ऐसा होता है कि लोग अपने ट्रू पावर्स को छुपाते हैं और इन्हें रेस्पेक्टेड बींग्स कहा जाता है। जो भी हो, ये सभी काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि हम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं। और इस वजह से मैडम ताइते उन लोगों के ऊपर ज्यादा नजर रखती हैं, जो कि ज्यादा स्टैंड आउट नहीं करते। सियोइन फिर कहती है कि आखिर ये लड़का है कौन। जिनसंग बताते हैं कि जिनमू मिस्टर हुआंग का भतीजा है, पर मिस्टर हुआंग कहाँ से है उन्हें याद नहीं आ रहा। वहीं पर आयरन ब्रिगेड भी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि शायद जिनमू अकेला ही पूरे गोंगडो मोनास्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। और वो भी जिनमू के पावर को देखकर काफी हैरान हो रहे थे। ये क्रैन फिर कहती है कि सारे एस्थेटिक्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जिनमू के सामने कोई चांस ही नहीं बनता। और हो सकता है कि सुनने में बुरा लग सकता है, पर वो सभी एस्थेटिक्स का सामने टिक नहीं सकते, बस उनका लीडर ही है जो कि यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो यक्रैन को लग रहा है कि जिनमू में काफी दम है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है। उसके बातें सुनकर मुहुआन सोच रहा था यक्रैन जो कि खुद को लेकर काफी प्राइड करती है, वो भी जिनमू की इतनी रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब उन्हें जल्दी से लीडर के साथ मिलकर रीग्रुप करना होगा। यहाँ पर जिनमू और मुगुआंग के बीच में फाइट चल रही थी, पर फोर्स सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा था और वो है मुगुआंग। जिनमू तो बस आराम से उनके हमलों को रोके जा रहा था और उसका ये बढ़ता हुआ देखकर मुगुआंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो बस उनके हमलों को रोक रहा है, पलटकर हमला नहीं कर रहा। इसलिए मुगुआंग उसे कहता है कि उसके पास जो भी है जितने फोर्स है उसका इस्तेमाल करके लड़ाई करने को, और वो सिंगल ब्लेड ऑफ द हेवेंस को लेकर तैयार हो जाते हैं। जिनमू कहता है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी बहुत साल हो गए हैं मुझे कोई टफ कंपटीटर मिले हुए, पर अगर आप मेरे ट्रू पावर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी ट्रू पावर दिखाऊंगा। और वो शैडो ब्लेड ऑफ द एंड एंड स्पिरिट ऑफ द फॉलन स्टार को यूज करता है, पर बस उसके हमलों को फोर्स को देखकर मुगुआंग उसके सामने घुटने टेक देते हैं और जिनमू उनका गला काटने ही वाला था, तभी वहीं पर ताबिंग और सोरिंग आ जाते हैं और ताइपिंग जिनमू को रुक जाने को कहते हैं और जिनमू उनकी बात सुनकर रुक भी जाता है। और फिर उनकी पूरी बात सुनने के बाद मुगुआंग को पता चलता है कि आखिर बात क्या हुई थी, और उन्हें यह भी पता चलता है कि जब वो सिक्लूजन ट्रेनिंग में गए हुए थे तभी ताइपिंग के मेरिडियंस को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया। ताइपिंग ने मोनास्ट्री के बहुत से लोगों को मार दिया है, क्योंकि उनकी के डीमनी की में बदल गई है और इस वजह से उन्हें मोनास्ट्री से निकाल दिया गया है। मुगुआंग को इस बात पर बिलीव करना काफी मुश्किल हो रहा था, पर उनके पास कुछ नहीं था कि वो मना कर पाए, और उन्हें कभी मुहे के ऊपर शक भी नहीं हुआ जिन्हें कि वो अपना भाई कहते हैं। वो कभी कुछ ऐसा करेगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं किया और उन्हें जो कहानी सुनाई गई उन्होंने इस पर बिलीव कर लिया। और उन्हें बिलीव करवाया गया था कि ताइपिंग ने डीमनी की का यूज किया है और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर उन्हें यह बात मानने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ताइपिंग हास्ट पीक ऑफ द गोंगडोंग रह चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों करेंगे। पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि वो काउंटर कर सके। पर अब ये सारी बातें जानने के बाद मुगुआंग को काफी बुरा लग रहा है। मुगुआंग ताइपिंग से पूछते हैं कि उन्होंने आखिर इसके खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठाया। वो जाकर इसके बारे में मास्टर ताई से बात कर सकते हैं, या फिर जाकर सेट के एल्डर से बात कर सकते हैं, या फिर वो उनके पास भी जाकर इसके बारे में कह सकते थे, क्योंकि जब उनके साथ ये सब किया गया तब उनके पास इतनी पावर थी कि वो इनमें से कुछ भी कर सकते थे। ताइपिंग बताते हैं कि वो सबसे काफी थक चुके थे
मोनास्ट्री में उनकी जो पोजीशन थी वो उससे पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो जितने ऊपर जाते जा रहे थे लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और उनसे जलने लग रहे थे। इस सब की वजह से उनकी लाइफ पूरी खराब हो गई थी और इस सब की वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई थी और वो पूरे अकेले हो गए थे। पर उनके समय पर अपने वाइफ से मुलाकात हुई जो कि उनके साथ रही, उनका सपोर्ट करी। तभी उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें मोनास्ट्री में रहने का कोई पॉइंट नहीं रह गया है, इसलिए उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो अपने फैमिली के साथ शांति से जिंदगी बिता पाए। पर इस सब के बाद भी उन्हें अकेला छोड़ा नहीं गया। दूसरा एसेटिक तभी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और वो ना ही ताइपिंग और उनके फैमिली को हार्म करना चाह रहा था। ये सारा प्लान मुहे का था और उसे फोर्स किया गया था सबको फॉलो करने के लिए और उसके पास रिफ्यूज करने का कोई चारा नहीं बचा था। तभी मुहे कहता है कि जब सब कुछ बाहर ही आ गया है तो उसे भी कुछ कहना है। मोगवांग एक इग्नोरेंट बास्टर्ड है जो कि बस मार्शल आर्ट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है या फिर सेक्ट में क्या चल रहा है। ये काफी पैथेटिक है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो नेक्स्ट सेक्ट लीडर बने जा रहे हैं। और मुहे ने जब ये बात सुनी थी कि ताइपिंग भी नेक्स्ट सेक्ट लीडर बन सकता है, उसे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, इसलिए उसने ये सब करा था कि एटलीस्ट मोगवांग नेक्स्ट सेक्ट लीडर बन जाए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने मोगवांग के लिए कितना कुछ करा है पर वो इसकी कोई परवाह नहीं करते और उसे यहाँ पर ऐसा थ्रेट दे रहे हैं। उसने अभी तक जितना करा है उसे सेक्ट लीडर बनना चाहिए। और वो आगे ये भी कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं करा है और हर किसी को ये सब करना पड़ता है सक्सेस को हासिल करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर मोगवांग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गोंगडोंग मोनास्ट्री कितनी रोटेन हो गई है। और ये बात भी सच है कि उन्हें मार्शल आर्ट से सिवा कुछ ज्यादा पता नहीं होता। पर अभी मुहे भी नहीं जानता कि मुहे का सर काटने के लिए कितना उतावले हो रहे हैं। पर ऐसा कुछ करना वो जैसे के लिए कोई ब्लेसिंग होगी, इसलिए पहले उसके मेरेडियंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और उसके लाइफ को एटलीस्ट ताइपिंग के लाइफ का 2 गुना ज्यादा बदतर बनाने की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। और वो आज से मोनास्ट्री के साथ रोटेन लोगों को निकालने का काम किया जाएगा और जो भी आकर इसका विरोध करेगा पहले उसे ही मारा जाएगा और उन सभी को उनका सजा पाने को तैयार हो जाने को कहते हैं। उसके बाद मोगोंग आकर ताइपिंग से माफी मांगते हैं पर उन्हें पता है कि उनके साथ जो भी हुआ है उन्हें एक माफी दूर नहीं कर सकती। पर अभी से गोंगडोंग मोनास्ट्री सब कुछ करेगी उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और वो फिर से उनसे माफी मांगते हैं। वो दूसरे चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। पर ताइपिंग अपने सीनियर को उनसे ऐसे माफी मांगने को मना करते हैं क्योंकि जो होना था हो गया है तो उन्हें अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मोगवांग कहते हैं कि उसे जो भी हो सकेगा वह करेंगे सब चीजों को ठीक करने के लिए। उसके बाद मोगवांग जिन्मू को देखकर सोच रहे थे, उन्हें लगा था कि उनके पास जितनी पावर है वो हाईएस्ट रैंक को हासिल कर सकते हैं। पर जिन्मू के साथ बस एक फाइट करने से उनकी पूरी घमंड टूट गई और वह सोच रहे थे कि क्या जिन्मू को नेचुरल प्रोडिजी है। 7 लोअर कास्ट को विटनेस करने के बाद ये बिलीव कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि जिन्मू जैसा मार्शल आर्ट्स अभी भी बचे हुए हैं और जिन्मू के पास पावर है, पोटेंशियल है वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने की। मोगवांग फिर जिन्मू के पास आकर बताते हैं कि उन्हें सारी बात पता चली है और उनकी वजह से उनका यहाँ पर एक दिन बर्बाद हो गया। पर वो जिन्मू को थैंक्स भी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें मोनास्ट्री करप्ट लोगों के बारे में पता चल पाया। और फिर वो जिन्मू को थैंक्स कहने के लिए एक 3 माइंडेड स्कॉलर जिनवोल के बात बताते हैं जो कि उनका दोस्त है और वो उनकी हेल्प करेगा और उसे पूरे भीड़ में पहचान पाना काफी आसान है। अगर वो जाकर उसे उसका नाम बताएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों की हेल्प करेगा। जिन्मू इसके लिए थैंक्स तो कहता है पर पूछता है कि आखिर वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो मोगवांग बताते हैं कि जिन्मू का उनके ऊपर बस एहसान ही नहीं, उन्हें लगता है कि जिन्मू को जिनवोल के साथ एक बार मिलना चाहिए। जिन्मू फिर उनसे माफी मांगता है पहले अपने खराब बर्ताव के लिए। मोगवांग फिर उसका नाम सुनने के बाद उसी के बारे में सोच रहे थे और तभी उन्हें कुछ समझ में आ जाता है और कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं हो सकता। उसके बाद अगले दिन सभी शिप में चढ़ रहे होते हैं। जिन्मू सोच रहा था कि जबकि उसने कल रात को सबको अपनी पावर दिखा दी है, सभी उसे यहाँ पर खौफ की नजरों से देख रहे हैं और वो सोचने लग जाता है कहीं वो बहुत जल्दी इंपेशेंट तो नहीं हो गया। पर अभी चीजें उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएंगी। उसके बाद सब शिप पर बैठकर नदी को पार करने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं और जिन्मू हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वो देखता है कि मुंजंग उसे बड़े एक्साइटेड होकर देख रहा है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिन्मू बताता है कि मिस्टर हुआंग जो उसे 3 फाउंडेशनल कल्टीवेशन टेक्निक सिखा रहे थे वो कोई एवरेज कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है। पहले लग सकता है कि उसे भी खराब है क्योंकि इसके पेस काफी कम है, पर एक बार उसने रियल स्टेज को हासिल कर ली उसके प्रोग्रेशन की स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए उसे बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है और टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप करके मास्टर करते रहना है। और वो उसे एडवाइस भी देता है कि उसे हैवी सोर्ड का यूज करना चाहिए और उसके पास अभी जो सोर्ड है उसे 4 गुना ज्यादा लंबी सोर्ड होनी चाहिए क्योंकि जिन्मू ने मुंजंग के फिजिक को देखा है, उसके पास पोटेंशियल है बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनने का। अगर उसने एनफ ट्रेनिंग करी और एक हैवी लॉन्ग सोर्ड का यूज करा तो ये उसकी काफी हेल्प करेगी। मुंजंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि उसके पास भी ऐसे पोटेंशियल है। उसके बाद एक सीन कट होता है और वो सब साचुन प्रोविंस पहुंच जाते हैं। और आज वो यहाँ पर ही रुक कर रेस्ट करेंगे और वही रूल है कि अगर एक टीम रेस्ट करेगी तो दूसरी टीम गार्ड करेगी। और यहाँ पर आते यहाँ के मार्केट में मुंजुंग बड़े बड़े स्वॉर्ड को देखने लग जाता है पर जिन्मू को कोई भी स्वॉर्ड पसंद नहीं आ रहा था।
तभी जिनमू एक आदमी के पास जाता है जो कि स्वॉर्ड बनाता है। वो आदमी उसे देखकर पूछता है कि क्या उसने अपने ब्लेड खुद बनाई है, पर इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उसने बी हुई स्वॉर्ड को क्यों बनाया। और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।